अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकीब। आज है 30 जनवरी 2021 और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मेरे चैनल पे पूछा जाने वाला आई थिंक जितने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन रहा है कि भाई तुम आए अल्बर्टा के पीएनपी प्रोग्राम पे थे लेकिन तुम रहते टोरंटो ओंटारियो में हो, तो ये तुमने किया कैसे है? और अगर ये तुमने किया तो क्या हम भी कर सकते हैं? और अगर तुमने किया तो क्या ये सही किया है? ये सारी वीडियोस के जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में। लेकिन अभी पता है क्या मैं सोच रहा हूँ, और ये मैं आपको अब बता देता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले ही मेरा आइडिया था, क्योंकि मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ है। मैंने जैकेट पहन ली, कैप पहन ली और मैंने कहा मैं इंट्रो यहाँ पर करता हूँ। और फिर क्योंकि आप लोग एक ही सेटिंग, बंदा बोर हो जाता है ना बार बार वही अपार्टमेंट वही सेटिंग देख के, तो आइडिया ये था कि इंट्रो यहाँ पर करते हैं और चलते हैं नीचे, और चलते हुए वॉक करते हुए मेरे उस साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक पार्क है जो इस वक्त बर्फ़ में ढका छुपा है, लेकिन पाथ क्लियर होगा तो उस डायरेक्शन में चलते हैं और आपसे रास्ते में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह मैं पीएनपी पे आया अल्बर्टा की और अब मैं रहता हूँ टोरंटो ओंटारियो में। तो आप देखते रहिएगा। वेट करें, मैं थोड़ी सी किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाऊं। अच्छी से मुराद है थोड़ी सी पुरसकून, तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो अभी आपको रास्ता ही दिखा। और अब चूँकि मैं आउटडोर्स में हूँ तो मैं मास्क रिमूव कर सकता हूँ, थोड़ा सा सांस आ जाएगा। तो जनाब मौसम अच्छा है, आज धूप निकली हुई है, सैटरडे का दिन है, नॉट सो बैड। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप कह रहे होंगे टाइम बड़ा ज़ाया कर रही है। तो टॉपिक था जी कि मेरे पॉइंट्स थे CRS के 438, और जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर तो ना मुझे कोई उम्मीद थी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री देखी थी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा यार कर देते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, अगर अल्लाह ने इतने पैसे दिए हैं कि बंदा आइल्स कर सकता है और केपेबल भी है फाइनेंशियली और स्किल के हिसाब से, और वेस्ट भी आप कर सकते हैं और हो भी गई है, तो अब मुझे क्या चीज़ रोक रही है एप्लीकेशन फ़ाइल करने से? ठीक है, होना हुआ हो जाएगा। और उसके बाद कुछ अर्सा वेट करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनाने के मैं वेट कर रहा था कट ऑफ कब नीचे आएगा। ऑब्वियसली कट ऑफ उतना नीचे तो शायद अभी भी ना आया हो, लेकिन मुझे कोई 1-2 महीने बाद ये समझ आई कि अल्बर्टा ने मुझे एक नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है कि यार हम तुम्हारी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन जो है वो बना के हमें सेंड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिल रही है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि अल्बर्टा ने मुझे सेलेक्ट क्यों किया। तो टू बी रियली ऑनेस्ट इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनके नज़दीक उनके पास वो होते हैं अपनी जॉब मार्केट को लेके, उन्होंने रिसर्च की होती है और उस बेसिस के ऊपर वो फैसला करते हैं कि हमें फ़लाँ फील्ड के अंदर लोग चाहिए इस साल। और उन्होंने उस वक्त कट ऑफ आई थिंक 300 का रखा था, अभी भी वो शायद 300 का ही हो। मैं प्रोसेस में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया। खैर सारा कुछ हुआ, नॉमिनेशन मिल गई, मैं वहाँ आ गया। वो स्टोरी आप मेरी इस वीडियो में या इस वीडियो में जहाँ भी मैं डालूँगा देख सकते हैं। वंस अब मैं यहाँ आ गया
अब अगला सवाल ये होता है कि जो मेन क्वेश्चन है कि यार तुम्हें नॉमिनेट किया अल्बर्टा ने, तो हमने सुना हुआ है, हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने बताया या मेरी खाला रहती हैं उन्होंने बताया, या बस मैंने सुना हुआ है, आई डोंट नो किससे सुना है, कितनी क्रेडिबल रिसोर्स से आप सुनते हैं, लेकिन वो होता ही है कि आप अस्यूम कर लेते हैं कि हमें जिस भी प्रोविंस में नॉमिनेशन मिले तो एक स्टैंडर्ड रेट बना हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, किसी हादसे में कोई मारा जाए खुदा ना खास्ता, तो अगर मारा गया है तो फैमिली को 10 लाख, और अगर आप ज़ख्मी हुए हैं तो 5 लाख। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट है और ये बात मैंने गंजी स्वैग से उठाई है। खैर, तो वो उसी हिसाब से हमने इसके अंदर भी अपना एक स्टैंडर्ड रेट बनाया हुआ है कि 2 साल एक ऐसा टाइम है जो आपको उस प्रोविंस में गुजारना चाहिए। अब ये फिगर कहाँ से आ रहा है, किसने किससे सुना है, नोबडी एक्चुअली नोज़। अगर आप जो भी शख्स आपको नेक्स्ट टाइम ये बोले ना कि 2 साल का रूल है, तो आप उससे पूछें कि ओके ठीक है होगा, मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दो। अब वो आपको वो वेबसाइट्स पे ले जाएगा जो बेसिकली इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के, मोस्टली इंडिया के, खोल के बैठे हुए हैं, जो यहाँ आ जाते हैं और उनको .ca की डोमेन मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल justcanada.ca या move to Canada या India to Canada.ca। अब वो शख्स यहाँ पे आ गया और उसने .ca की डोमेन ले ली, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है या वो पर्सनल ओपिनियन है। तो इसलिए आप में से जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें बताओ कि कौन सा क्रेडिबल रिसोर्स है, तो 2 ही क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं, एक canada.ca जो कि गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, और एक cic.gc.ca जो कि इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वेबसाइट है। अगर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता या वो जस्ट एक रूमर है। खैर, बात बड़ी लंबी होगी फिर से। तो फिर आप कहते हैं कि आप किस तरह जी वहाँ से यहाँ पे आए। अब सवाल ये है कि जब मैं वहाँ पे लैंड किया, 2 चीज़ें होती हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली जो आपके लिए समझने ज़रूरी है इस बात को आगे बढ़ाने से पहले। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, द चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी ए। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर बात करूंगा तो बात समझ आ जाएगी। जो शख्स भी 1982 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स पेश किया गया था कनाडा में, और 84 के अंदर उसके अंदर फुल उसकी जो फाइनल फॉर्म आज है वो 84 में आई थिंक हुई थी, और उसके अंदर कहा गया था कि कनाडा का कोई भी शहरी या परमानेंट रेजिडेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे कनाडा में कहीं भी जाके सेटल हो सकता है और उसको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, अब ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ लिखी हो तो हर एक के ऊपर लाजमी है कि वो उसको अबाइड बाय करेगा, यानी उसको उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकता। वो प्रोविंस हो, वो टेरिटरी हो, वो कोई लॉयर हो, वो कोई जज हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे खामोश है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। बाद में जब प्रोविंसेस ने अपनी जॉब मार्केट की बेसिस पे एक स्ट्रीम बना ली PNP, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि अगर हमें कोई ख़ास स्किल का बंदा चाहिए तो हम क्यों ना अपनी एक स्ट्रीम के तहत उसको एक्सप्रेस एंट्री के पूल में से उठाएं, या जो भी प्रोसेस है, मैं प्रोसेस पे फिर बात कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, और हम उसको करें क्योंकि हमें उस तरह के शख्स की अपनी प्रोविंस में ज़रूरत है। ठीक है, आप कर सकते हैं। इवन दो कि वो आपसे अल्बर्टा ने मुझसे कोई पेपर वर्क साइन नहीं करवाया था जिस पे लिखा हो कि देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको अल्बर्टा में स्पेंड करनी है, ना 2 साल, ना 1 साल, ना 50 साल, ना कोई और अमाउंट। एक बात तो ये, कुछ प्रोविंसेस जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं फॉलो किया, लेकिन आई थिंक सस्कैचुआन या नोवा स्कॉशिया, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रोसेस से गुजरे तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन मुझे इस पे नहीं मिला, बट मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट पे, मैं किसी की सुनने सुनाई बात नहीं कर रहा। तो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन कोई एक प्रोविंस है जो आपसे रिटन साइन करवाता है पेपर जिस पर लिखा होता है कि
अगर आप इस स्ट्रीम के तहत कनाडा आते हैं, एक्सेप्ट होते हैं एज अ इमिग्रेंट, तो 2 साल या कोई एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है जो आपको यहाँ पे स्पेंड करनी पड़ेगी, और आप उस पेपर पे साइन कर देते हैं, बेशक आप खुद कर रहे हो या आपका लॉयर करवा रहा हो या कंसल्टेंट जो भी है। अब अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर साइन कर दिया है तो अब आप एक लिहाज से बाउंड हो गए हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बट वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही है जैसे एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको एक कंपनी कहती है कि जी आप जो है हमारी पॉलिसीज़ के लिए करते हैं और आप जॉब एक्सेप्ट करते हैं इन शराइत के साथ, और आप कर लेते हैं और 4 दिन बाद आप छोड़ देते हैं, आपको कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, आपने उसकी सैंक्टिटी तोड़ी। लेकिन उसकी लीगल बाइंडिंग कितनी है वो खैर उस पर डिपेंड करता है अंदर क्लॉज के हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वो अगेंस्ट जा रहा है किसी भी शेप वे और फॉर्म में, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। ये हो गई बात। तो आ गई एक बात हमें पता लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक दे रहा है और प्रोविंसेस जो मर्ज़ी कर लें, पेपर वर्क कर लें, कुछ भी कर लें, अल्बर्टा ने नहीं किया था, कुछ करते भी हैं, वो आपको रोक नहीं सकते कि अगर आप अपने बैग्स उठाएं और आप कहें मैं आया तो नोवा स्कॉशिया में था लेकिन मैं जा रहा हूँ वैंकूवर, आपको रोक कोई नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है। एक बात। फिर वो आपको रोक किस वजह से सकते हैं, फिर क्यों हम लोग ये नहीं करते और क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें फिर 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक चीज़ देखेंगे जब आप यहाँ, जो भी आप में से लोग आएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ना इंसान की कॉमन सेंस पे छोड़ दी जाती हैं और उसकी बेसिक ह्यूमन डिसेंसी पे छोड़ दी जाती हैं कि दिस पर्सन, हर एक से वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि यू विल बिहेव एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी स्टार्ट आपका यही होता है कि ये शख्स एक पढ़ा लिखा या एक रीज़नेबल डिसेंट इंसान है और जो भी ह्यूमन डिसेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से वो होगी इसमें। एक चीज़, लोग होते हैं जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ अभी। लेकिन अगर आप समझें कि ये चीज़ एक मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है और लोग उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर सरकार ने या किसी भी इदारे ने उन पर ट्रस्ट किया है कि अगर आप उनको कुछ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कुछ है तो वो सही है। 70% केसेस में वो शायद चेक ना भी कर रहे हों, लेकिन लोगों को एक इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि हम जो कह रहे हैं वो सही हो, उसमें गलती ना हो। तो जो कनाडा लोग आ रहे हैं उनसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि वो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी शो करेंगे और गलत चीज़ नहीं करेंगे। तो हर चीज़ के ऊपर पुलिस और डंडा नहीं है। जब मैंने क्वारंटीन की थी कैलगरी में 14 दिन, मुझे सिर्फ एक कॉल आई थी जो मैं उठा भी नहीं सका था क्योंकि मेरे नंबर का प्रॉब्लम था। मुझे किसी ने आके घर पूछा नहीं, किसी ने आके देखा नहीं, किसी ने आके मेरा कोई फॉलो अप नहीं किया कि भाई तुम घर पे ही हो, बाहर तो नहीं घूम रहे। वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बेसिक ह्यूमन डिसेंसी दिखाऊंगा कि मैंने अगर एयरपोर्ट पे एक चीज़ एग्री की है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं पकड़ा जाऊं और करूं तो उसके जो रिपरकशन, जो उसके नुकसान आते हैं वो इतने हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। लेकिन सज़ा जज़ा को छोड़ के भी वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, ये होगी दूसरी बात। लेकिन इस मुद्दे पे मैं फिर भी नहीं आया कि मैं किस तरह यहाँ पे आ गया। तो जनाब, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक प्रोविंस में गए, आपने सबसे पहला जो मैंने एक दूसरी बात की थी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट की, अब वो क्या चीज़ है। फ्रीडम पे हमने बात कर ली, अब मैं सारे को बाद में जोड़ूंगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट क्या होती है, यानी आपके इरादे की मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने इरादा कुछ और दिखाया लेकिन वो इरादा वो नहीं था जो कि अब आप हरकतें कर रहे हैं, वो उस हरकतों को वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, यानी आपका इरादा कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हैं, तो कहीं तो कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब उसको हम किस तरह एड्रेस करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप कनाडा लैंड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी अल्बर्टा की ही नॉमिनेशन ले लेते हैं, तो इधर आपकी फ़ाइनल पोर्ट ऑफ एग्ज़िट होनी चाहिए एडमिंटन, कैलगरी या जहाँ पे भी, रेड डियर, मुझे नहीं पता रेड डियर के अंदर एयरपोर्ट है या नहीं, लेकिन जहाँ भी अल्बर्टा के अंदर ही कहीं जहाँ आप सड़क पे कनाडा में कदम रख रहे हो, अगर आपकी फ़ाइनल पोर्ट ऑफ एग्ज़िट, आपने फ़्लाइट पकड़ी लाहौर से टोरंटो की और उससे आगे कोई फ़्लाइट नहीं है, तो उनको नज़र आ रहा है कि ये शख्स तो रहना ही नहीं चाहता अल्बर्टा में, इसने आगे क्या करना है, तो वहीं पे
वहीं पे एयरपोर्ट पे वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट को बेस बनाएंगे। वो ये बेस कभी भी नहीं बनाएंगे कि तुम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने भी एक अंदर से वो निकाल ली कि भाई जो हमने आपसे पीस ऑफ पेपर साइन करवाया था, ठीक है वो कोर्ट में उस सेंस में नहीं हम उठा सकते, लेकिन आपने एक इंटेंशन शो की और हमने उस बेसिस पे आपको बुलाया। अब आप जो है ना कुछ और कर रहे हैं, तो ये झूठ में आ गया। वो उस झूठ को बेसिस बना के आपकी पीआर रिवोक वो पीआर रिवोक उस तरह नहीं करेंगे, वो अपनी नॉमिनेशन हटा लेंगे। ऑब्वियसली जब वो नॉमिनेशन हटेगी तो आपके सारे पॉइंट्स एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप सारा का सारा फेल कर जाएंगे और आप वापस पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ से भी आप आए हैं आप वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एयरपोर्ट के ऊपर सही फ़्लाइट रखी हुई थी कि मैंने अगर अल्बर्टा जाना है तो मेरी कैलगरी की फ़्लाइट थी, तो उससे उनको लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने पैसे खर्चे और ये वहीं जा रहा है जहाँ इसको जाना चाहिए। आप वहाँ आ गए। अब अगली चीज़ क्या होती है कि आपने कोई रहने के लिए लॉन्ग टर्म ठिकाना देख लिया, आपके पास उसका भी रिकॉर्ड होगा, महीना 2 महीने जो भी टाइम आपने वहाँ स्पेंड किया। फिर उसके बाद अगली चीज़ आएगी कि आपने जॉब्स देखने हैं। जॉब के बगैर कोई गुजारा नहीं। आप जितनी सेविंग्स मर्ज़ी ले आएँ, आप प्रूफ ऑफ फंड्स पूरे कर लें, आप ज़मीनें बेच दें, कुछ भी, ये कंट्रीज़ एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता ना, तो काम आपको करना है। अब आपने जॉब्स देखने शुरू की। अब फ़र्ज़ करें एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है? रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म, तो मैं उस पर नहीं जाता। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोगों के फ़ंड्स हो सकते हैं उनको 6 महीने लास्ट कर जाएँ, कुछ लोगों के फ़ंड्स हो सकते हैं 2 महीने लास्ट ना करें। डिपेंड करता है आपकी लिविंग स्टाइल के ऊपर, नंबर ऑफ़ पीपल इन योर हाउस होल्ड और काफ़ी सारी चीज़ें। तो खैर वो सारा कुछ करने के बाद अब आपके पास पैसे हो रहे हैं ख़त्म। जॉब आपने 10 जगह अप्लाई की थी, रिजेक्शन आपको आ गई, तो आपके पास एक तरह से एक प्रूफ है कि मैं सही प्रोविंस में आया। मैंने आके लाइवलीहुड तलाश करने की कोशिश भी की। अब अगर आपको रोज़ी रोटी नहीं मिली एंड यू आर रनिंग लो ऑन फंड्स, तो इस केस में गवर्नमेंट जो कानून है वो ये कहता है कि इट वाज द प्रोविंसेस जॉब इन द फर्स्ट प्लेस कि वो आपको रहने के लिए और आपकी अपकीप के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते और आपको अपॉर्चुनिटी देते। अगर उन्होंने देखा था कि हमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल HR रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है और आप वहाँ पे पहुँच गए हैं और आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो इट्स अ फेलियर ऑन द प्रोविंसेस पार्ट कि उन्होंने फिर क्या रिसर्च की थी कि हमें फ़लाँ इंडस्ट्री में एक बंदा चाहिए, अब वो बंदा भी यहाँ पहुँच गया, सब कुछ हो गया, फिर वो एम्प्लॉयर से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये जो गैप है, यू आर नॉट द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस वजह से 90% ऑफ द टाइम प्रोविंस ऐसे नहीं है कि आप प्रोविंस से बाहर कदम निकालते हैं और पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास हो सकता है रीज़नेबल एक्सक्यूज़ हो उस प्रोविंस को छोड़ने की। अब मेरे केस में जब मैं यहाँ पे आया था, मैं हूँ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर और अल्बर्टा ऑयल एंड गैस में रिच है, तो मेरी रिसर्च बड़ी सिंपल थी। ऑयल एंड गैस, पैसे, जॉब, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, वाई नॉट। जब मैं वहाँ पहुँचा, और ये फ़ैसला मैंने 2018 में किया था जब मैंने एप्लीकेशन 19 के स्टार्ट में दी थी, तब कोरोना वायरस नहीं था। तो जब कोरोना वायरस नहीं था और मैंने सारे प्रोविंसेस पे एक मशवरा और दूँ, सारे प्रोविंसेस को इंटरेस्टेड में टिक किया करें ताकि कोई भी प्रोविंस ओपन रहे, कोई भी अपॉर्चुनिटी क्लोज़ ना हो। खैर, तो जब मैंने किया तो उसके पीछे मेरा आइडिया ये था कि यार मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, इट शुड बी अ गुड फिट, और उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर जॉब भी होगी। अब मैं वहाँ पहुँच गया, जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू किया। इंडीड, मॉन्स्टर, जॉब बैंक जो कि आपको वो देते हैं आफ्टर योर एप्लीकेशन कि आप इस पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन, काफ़ी जगह ट्राई की लेकिन कोई रीज़नेबल जॉब नहीं मिली। अब उस दौरान आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप दूसरे प्रोविंसेस में जॉब्स ना देखें, और उस दौरान मुझे पता लगा कि मेरी कंपनी जो पाकिस्तान में जिस कंपनी में काम करता था, उनको एक यहाँ पे इंजीनियर की ज़रूरत है। और मैंने कहा ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई करूँगा। और मैंने उस जॉब पे अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू प्रोसेस में एंटर हो गया। और उन्होंने मुझे अर्ली ऑन ही क्लियर कर दिया कि ये जॉब
ओंटारियो के लिए है, तुम्हें GTA मूव करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो। और मैंने ये रिसर्च का चंक उस वक्त किया था। मैंने एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट, बेसिकली एक इमिग्रेशन लॉयर से, यहाँ पे एक वेबसाइट है जस्ट आंसर, उसके ऊपर डॉक्टर्स होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, रियल इस्टेट का, डिवोर्स का, मुख्तलिफ चीज़ों के। तो आपका जो भी सवाल है आप जब सवाल करते हैं, $5 का ट्रायल होता है, 7 दिन का, आप सवाल करते हैं और वो आपको जवाब दे देते हैं। तो वहाँ पे मैंने साइन अप किया और मैंने वहाँ पे एक इमिग्रेशन लॉयर से ये सारा सवाल पूछा और उसने मुझे ये सारा बताया कि भाई देखो, आने को प्रोविंस आ सकता है, तुम्हारे पीछे उनको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन उनके पास बेसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है वो देखनी पड़ेंगी। वो इस बेस पे नहीं आ सकते कि तुमने प्रोविंस छोड़ा, क्योंकि अगेन फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, वो इस बेस पे नहीं आ सकते। वो सिर्फ इस बेस पे आ सकते हैं, मुझे नहीं पता यार, सूरज पीछे है तो मेरे चेहरे पे लाइट होगी या नहीं, खैर वो इस बेस पे आ सकते हैं कि तुमने जो इंटेंट शो किया था तुमने उसको मिसरिप्रेजेंट तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारे केस में तुम लैंड सही जगह किए, तुमने जॉब्स ढूंढी। और तीसरी चीज़ जो शायद मेरी फेवर में जा रही थी, मैं इधर इसलिए नहीं जा रहा, प्राइवेट बिल्डिंग है तो मैं वापसी की तरफ चलता हूँ, जो मेरे केस में मैं कहूँगा थोड़ा सा लकी हो गया, वो टाइम पीरियड अगर 6 महीने की बजाय मैंने 2 महीने भी गुजारे और मुझे एक जॉब मिल गई और मैं चला गया, तो वो मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस थी। अजीब सी बात है कि इट्स अ सैड थिंग और इट्स अ पैंडेमिक, लेकिन मेरे केस में उसने मुझे बोला आजकल वायरस की वजह से, और उस वक्त ये मैं बात कर रहा हूँ आपको जुलाई अगस्त के पीरियड की, तो उस टाइम पीक चल रही थी, अभी कोई वैक्सीन नहीं आई हुई थी। आजकल यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन अभी भी बहुत टाइट है लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम कहीं नहीं जा सकते। किसी के घर में मैं गया और मतलब, या कोई मेरे घर आए तो अगर आप पकड़े जाएं तो आई थिंक $7,000 फ़ाइन है इस वक्त ओंटारियो में। खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि उस वक़्त कोरोना वायरस एक तरह से मेरी फेवर में काम कर गया कि भाई मैंने जॉब ढूंढी, मुझे जॉब नहीं मिली। एक ऐसे टाइम पे जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी, तो ऑब्वियसली एक डर होता है जो मेरे जहन में भी था। तो उस वक़्त अगर मैंने ऐसा कोई मूव किया तो चांसेस कम हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी अल्बर्टा मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये एक हारा हुआ केस है। क्योंकि एक शख्स जिस टाइम फ्रेम में आया यहाँ पे और उसको उस टाइम फ्रेम के लिहाज से, यानी कि पैंडेमिक एक वर्ल्ड वाइड चल रही है और उसमें जॉब नहीं मिली या जो भी है और उसके पास प्रूफ है और वो छोड़ के चला गया, तो वो अपना कोई केस नहीं बिल्ड कर सकते। मसला ये है। और मैंने उनका सिस्टम एक्सप्लॉइट नहीं किया, मेरा इरादा था वहाँ रहने का, तो मेरे पास बियॉन्ड रीज़नेबल कहना चाहिए एक्सक्यूज़ थी उस पॉइंट पे वो प्रोविंस छोड़ने की। लेकिन अगर आप इस नीयत से आए कि मैं लैंड अल्बर्टा करूँगा या मैं लैंड सस्कैचुअन करूँगा और अगले दिन की फ़्लाइट पकड़ के मैं चला जाऊँगा टोरंटो क्योंकि मेरे ताया जान वहाँ रहते हैं, तो वो काम नहीं सही। आपने वो नहीं करना, वो मैं आपको रेकमेंड गुड कॉन्शियस में नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रूली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट की डेफिनेशन बन जाती है। क्योंकि आपने आते साथ ही आपने लैंड कर लिया सही जगह, लेकिन आपने रहना नहीं था। अब कल को अगर वो इस बेसिस पे आपके पीछे आना चाहें तो वो आ सकते हैं, क्योंकि आपने ना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, ना आपने सिटी, ना आपने प्रोविंस की कोई चीज़ समझी कि आपने अगली फ़्लाइट पकड़ी और आप निकल गए वहाँ से। तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट की बेसिस पे आपको अपनी नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं और उसके बाद आपके पॉइंट्स नहीं रहेंगे और आपकी PR का जो स्टेटस है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा और मोस्ट केसेस में वो रिवोक हो जाता है, तो वो पॉसिबिलिटी है। बट मेरे केस में मैंने पहले ये सारा कुछ लॉयर से चेक किया। जब उसने मुझे सारी डिटेल्स बता दी कि प्रोविंस की क्या ज़िम्मेदारी है, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी क्या होता है, उसके बाद आपके मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट क्या होता है और प्रोविंस किस बेसिस पे तुम्हारे पीछे आ सकता है और इस सिचुएशन में वो बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, तो जब ये सारा कुछ उसने मुझे क्लियर किया तब ही मैंने ये मूव किया। मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैंने इतना पैसा खर्चा, इतनी मैंने मेहनत की, 2.5 साल मैं इस प्रोसेस में रहा अपनी जॉब के साथ, यानी पैरेलल में जॉब चल रही थी और पैरेलल में मैं ये चला रहा था, और वो सारा कुछ मैं इस वजह से जेपरडाइज़ कर दूं कि मुझे टोरंटो में नहीं मिल रही। और टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे टोरंटो आने का कोई शौक़ भी नहीं था। मैं कनाडा इसलिए मूव हुआ था कि यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, मुझे क्राउडेड जगह अच्छी नहीं लगती। खैर वो एक अलग टॉपिक है।
लेकिन अल्बर्टा में आबादी बहुत कम थी बनिस्बत ओंटारियो के, और बनिस्बत मैं इस वक्त यानी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ कनाडा में रहता हूँ। टोरंटो GTA जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है क्वेबेक, और ये बहुत क्लोजली यानी क्वेबेक सिटी नहीं, क्वेबेक प्रोविंस जो है वहाँ और ये और वो बहुत क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन आई थिंक कि GTA और टोरंटो जो है वो हायर आता है। तो मैं इस वक्त एक शहर में ऐसे रह रहा हूँ जिसमें ओरिजिनली ना मेरा रहने का इरादा था, ना मेरा दिल था इतने रश वाले इतने बड़े शहर में रहने का। मैं चाहता था मैं एक सुकून वाली जगह पे रहूँ, इसलिए मैं कनाडा आया था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ वाक़यात ऐसे हो गए कि आई एंडेड अप इन टोरंटो। तो आई होप इतनी लंबी ये जो मैंने कहानी सुनाई है, इसके बाद आपके जो आइडियाज़ हैं, जो जहन में डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, आप इनको गूगल कर सकते हैं इन चीज़ों को। चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी फॉर PR होल्डर्स एंड सिटीजन्स 1982 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, उसके अंदर आया था। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंट क्या होता है, उसको आप समझ सकते हैं कि आपने इरादा कुछ और शो किया और आप कर जो हरकतें रहे हैं वो कुछ और है। तीसरी चीज़ हो गई कि प्रोविंस किस बेसिस पे, प्रोविंस आपके पीछे नहीं आ सकता क्योंकि आपको आके कहीं भी रहने का। प्रोविंस इस बेसिस पे आपके पीछे ज़रूर आ सकता है कि आपने कहा कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हैं, उस बेसिस पे हम अपनी PNP वापस लेते हैं, आप जाएं वापस। वो बेसिस बन सकती है, और उसमें भी वो आपकी PR इस तरह जा रही है कि वो PNP जब ले लेंगे तो आपके पॉइंट्स ख़त्म हो गए। ऑल्दो के अच्छा एक चीज़ जो लोगों को बड़ी कंफ्यूज करती है कि तुम PR बन गए। भाई PR आप बने हुए थे, पाकिस्तान में बना हुआ था मैं PR। पाकिस्तान में एक कागज़ आपको वो वीज़ा के साथ देते हैं जिसको COPR कहते हैं, कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। तो वो पेपर जब आपको मिल गया, अब हैं जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया और GoPro हो गया बंद। अच्छा खैर, तो परमानेंट रेजिडेंट मैं उस वक्त ही हो गया था जब उसने एयरपोर्ट पे वो पेपर वगैरह साइन किया। अब PR आपको मिल गई है, ठीक है, कार्ड आपका आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर। PR आप हैं जब, और 1 साल तक आपका लैंड होने के 1 साल बाद तक जो COPR की 2 कॉपीज़ मिलती हैं, एक आप एयरपोर्ट पे दे देते हैं जब आप लैंड करते हैं, दूसरी आपके पास रहती है। तो वो पेपर, पीस ऑफ पेपर 1 साल तक वैलिड है एज आर रिप्लेसमेंट ऑफ अ PR कार्ड। अगर आपको PR कार्ड 1 साल तक नहीं मिलता तो आप वो COPR दिखा के भी काम चला सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपको PR कार्ड चाहिए। तो वो पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद बात आ जाती है कि सॉरी, मैं वो ट्रेन ऑफ थॉट लूज़ कर गया हूँ अपनी। सर्दी बहुत है और मुझे जल्दी में ग्लव्स पहनने याद नहीं रहे, और अब मेरे हाथ जो है ना वो फ्रीज़ हो रहे हैं। खैर, तो पॉइंट ये था कि PR आप हो जाते हैं, PR रिवोक की जा सकती है जब तक कि अगर कोई डाउट मिल जाए आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपकी, क्योंकि वो आपसे ये चीज़ ज़रूर साइन करवाते हैं कि भाई अगर आपने जो भी डेटा हमें दिया है इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो वो चीज़ आप पे हमेशा लागू रहेगी। 10 साल बाद भी अगर उनको आपके डेटा में कोई चीज़ मिलती है जो सही नहीं थी तो दे विल रिवोक योर स्टेटस, और उसमें उनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपने गलत बयानी की है। गलत बयानी के ऊपर मसला है, जगह छोड़ने पे, प्रोविंस छोड़ने पे कोई इशू नहीं है अगर आपके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है। तो वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट घर, बस मैं अंदर जाऊँगा और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई और मैं जवाब दे दूंगा। तो मैं वीडियो नॉर्मली एंड किस तरह करता हूँ, मैं काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भूल गया मैं वीडियो एंड किस तरह करता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए